तो गाइस ये हमारा पहला लेक्चर है चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। ओके, एंड हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको 6 to 7 लेक्चर्स में फिनिश कर दें इस चैप्टर को। लेक्चर का आज का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि पहले हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, देन हम लोग उसी टॉपिक की NCERT रीडिंग करेंगे, एंड देन हम लोग 10 to 15 क्वेश्चंस करेंगे उस टॉपिक पे। ओके, तो पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ सेल। तो सेल इज़ structural and functional unit of life। ओके, तो हम लोग देखें तो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों बेसिक यूनिट जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ का होता है वो सेल है। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। ओके, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ये शो करेगा, एंड दूसरी चीज़ ये है कि परफॉर्म्स एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ सच एज न्यूट्रिशन, excretion, etc. ओके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिंगल सेल है। ये हमारा एक तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी शो कर रहा है एंड एसेंशियल फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो इससे हम लोग ये प्रूफ होता है कि सेल जो है वो हमारा स्ट्रक्चरली और फंक्शनली बेसिक यूनिट है। एंड इसके बाद ही हमारे पास NCERT में एक लाइन आती है, anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living। ओके, तो कोई भी सेल से अगर छोटा है या कोई भी से छोटा स्ट्रक्चर है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसका नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एंड टर्म्स। तो हम लोग पहले सेल का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे एंड कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये सारे सेल्स में होगा, बीट यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक और प्लांट सेल, एनिमल सेल, कुछ भी, ये सब में ही होगा ये। तो ये जो हमारा सेल का बाउंड्री है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, जिसको हम लोग शॉर्ट में अभी PM लिख देंगे। ओके, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको इनक्लोज करता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म। ओके, एंड इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होगा विच इज़ DNA जो दो चीज़ों में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड। हमें ये तो पता है कि DNA न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, बट लेट्स सी न्यूक्लियोइड में न्यूक्लियोइड किस में होता है। न्यूक्लियोइड एक रीजन है, रीजन where DNA is present without nuclear membrane। ओके, जो कि मेनली हम लोग प्रोकैरियोट्स में देखेंगे, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देन वी हैव टू टर्म्स, फर्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, एंड सेकेंड टर्म इज प्रोटोप्लास्ट which means cell, complete cell minus cell wall। ओके, अब यहाँ पे एक नोट, इसको समझने के लिए अच्छे से एक नोट लिखते हैं। ओके,
नोट ये है कि हमारा जो देखो सेल है उसमें सेल वॉल होगा प्लस सेल मेम्ब्रेन होगा प्लस प्रोटोप्लाज्म होगा। ये टोटल सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म मिलके सेल बनाएगा। ओके, और अगर प्रोटोप्लास्ट हम देखें तो ये होगा हमारा प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। इससे क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि ये दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स की। तो ऑर्गेनिज्म को हमने दो टाइप में डिवाइड करा है। फर्स्ट वन इज़ यूनिसेलुलर एंड द अनदर वन इज़ मल्टी सेलुलर। ओके, और बेसिस क्या है इसका? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। ओके, तो यूनिसेलुलर्स में एज हम लोग देखेंगे, एक सेकेंड। ओके, हाँ, तो यूनिसेलुलर में हम लोग देखेंगे कि सिंगल सेल होते हैं एज द नेम सजेस्ट, एंड इट इज़ केपेबल ऑफ independent living and performs all essential functions of life. Performs essential functions. इसके एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखेंगे तो आता है बैक्टीरिया, then we have amoeba and then yeast. एंड नेक्स्ट हम लोग अगर मल्टी सेलुलर देखें तो ऑब्वियस है मेनी सेल्स होंगे प्रेजेंट। अब बहुत सारे सेल्स हैं तो शोज़ डिवीज़न ऑफ लेबर। इसके एग्जाम्पल्स में प्लांट्स आ जाएंगे एंड एनिमल्स आ जाएंगे। अब इसमें हम लोग ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए देखें तो बैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा का मेंबर है, अमीबा जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है, एंड यीस्ट जो है वो किंगडम फंजाई का मेंबर है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे तो वी हैव डिस्कवरी ऑफ सेल। ओके, तो सबसे पहले इसमें नाम आता है रॉबर्ट हुक का। ईयर इनका देखेंगे तो ईयर वाज 1665। इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो डेड था। ओके, डेड सेल था। सिंस डेड सेल जो था वो डेड था, उसके लिविंग कंपोनेंट्स थे नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने जो देखा था वो ओनली सेल वॉल था, क्योंकि लिविंग कंपोनेंट्स डेड हो गए थे तो बस सेल वॉल बचा था। तो वी कैन से सेल वॉल सीन ओनली। अब इन्होंने ऑब्ज़र्व क्या किया था इसके लिए? तो ही ऑब्जर्व्ड पीस ऑफ कॉर्क, और ये कहाँ से आया था? तो इट केम फ्रॉम बार्क ऑफ ओक ट्री। ओके, और फिर इन्होंने इसमें देखा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जब इन्होंने इस पीस ऑफ कॉर्क जो कि बार्क ऑफ ओक ट्री से आया था, तो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने देखा, वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी।
कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, ऑब्ज़र्व करा। और ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है जो इन्होंने ऑब्ज़र्व किया। एंड इन्होंने देखा कि ये जो है ये इन्होंने इस चीज़ को सेलुलर बोला, विच मीन्स सेल। ओके, देन रॉबर्ट हुक के बाद हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। Year was 1674. He was the first one to discover live cell या living cell. So he discovered first living cell. कैसे करा था? तो इन्होंने ऑब्जर्व करा माइक्रोस्कोप के अंदर, ऑब्वियसली ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर एंड फाउंड कि उसमें लिविंग सेल्स हैं। ऑब्वियसली इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर करा है, जिनको उन्होंने बोला एनिमलक्यूल्स। एनिमलक्यूल्स का मतलब होता है मीन्स लिटिल एनिमल्स। ओके, और इन्होंने जो ये ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर देखा, इन्होंने इसमें कुछ चीज़ें देखी जो कि थे बैक्टीरिया थे, स्पर्मेटोजोआ थे, प्रोटोजोआ थे। एक सेकेंड, ये सारे जो थे ये इस एनिमलक्यूल्स के पार्ट थे जो जिनको इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करा। नेक्स्ट एंटन वॉन ल्यूवेनहुक के बाद आए हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट जो कि थे रॉबर्ट ब्राउन। ईयर वॉज 1831। इन्होंने डिस्कवर करा न्यूक्लियस को, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस फ्रॉम cells of orchids. ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेल थ्योरी। ओके, सेल थ्योरी, इसमें दो साइंटिस्ट आते हैं, मैथियस स्क्लेडन जो कि 1838 एंड थियोडर शॉन इन 1839। तो सबसे पहले बात करेंगे मैथियस स्क्लेडन की। ये थे हमारे जर्मन बॉटनिस्ट। सिंस ये बॉटनिस्ट है तो इन्होंने ऑब्जर्व किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड फाउंड कि बॉडीज ऑफ प्लांट जो होते हैं आर मेड अप ऑफ different types of cells and cells form tissues which form tissues. ओके, तो मैथियस स्क्लेडन पहला बंदा था 1838 में, जर्मन बॉटनिस्ट है ये। इन्होंने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और उनसे क्या पता चला कि प्लांट्स जो होते हैं, बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बने होते हैं जो कि टुगेदर टिश्यूज़ बनाते हैं। ओके, देन हमारे आए थियोडर शॉन, ये भी जर्मन थे, जर्मन ज़ूलॉजिस्ट थे। तो एज ये ज़ूलॉजिस्ट थे तो इन्होंने
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स को ये करा, ऑब्जर्व करा, और इससे इन्होंने ये देखा कि एनिमल सेल्स का जो आउटर बाउंड्री होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ओके। और इन्होंने ये भी ऑब्जर्व करा कि इन प्लांट सेल्स सेल वॉल is present around प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके। ये करने के बाद शॉन ने, ये ध्यान में रखना एनसीईआरटी की लाइन है कि शॉन ने हाइपोथेसाइज किया क्या, that bodies of plants and animals are made up of cells and product of cells, जो कि सेल्स या टिश्यूज हो सकते हैं। देखो सेल थ्योरी में पहले तो मैटिस क्लेडेन है जो कि 1838 जर्मन बॉटनिस्ट है। प्लांट्स को ऑब्जर्व किया उन्होंने एंड फाउंड कि बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स जो हैं वो मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो कि टिश्यू बनाते हैं ओके। देन आए हमारे थियोडर शॉन इन 1839, ये जर्मन zoologist थे। इन्होंने पहले एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया और बताया कि आउटर बाउंड्री जो होता है एनिमल सेल्स का वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और इन्होंने प्लांट सेल्स को भी ऑब्जर्व किया और ये बताया कि प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड सेल वॉल प्रेजेंट है। एंड देन इसके बाद शॉन ने हाइपोथेसाइज किया that bodies of plants and animals are made up of cells and product of cells okay। बट इन्होंने सेल थ्योरी तो दी इन्होंने दोनों ने, बट इसका ड्रॉबैक ये था, तो लिखते हैं ये सेल थ्योरी बाय स्लेडन एंड शॉन could not explain how new cells were formed। तो ये इनकी जो थ्योरी है ये फेल कर गई ये बताने में कि न्यू सेल्स कैसे बन रहे हैं। तो फिर हमारे इस सेल थ्योरी के पिक्चर में आते हैं रुडोल्फ वर्चाउ। रुडोल्फ वर्चाउ इन द ईयर 1855 ओके। इन्होंने एक बहुत ही फेमस लाइन बोली, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। बहुत ही फेमस लाइन है ये एनसीईआरटी की। इसका मतलब होता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीज़न। तो इन्होंने जो वो ड्रॉबैक था उसको भी क्लियर कर दिया। तो फिर हमारा जो न्यू सेल थ्योरी बना उसके पोस्टुलेट्स हैं तो वो देखते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, दो पोस्टुलेट्स थे इसके। पहला ये था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स are made up of cells and
प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। एंड सेकेंड पोस्टुलेट ये था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब इसमें एक नोट हम लोग लिखेंगे कि वायरसेस जो हैं सेल थ्योरी के, वायरसेस आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। ऐसा इसलिए है क्योंकि दीज आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ओके, तो ये ऐसे हमारा सेल थ्योरी भी हो गया। इसको समराइज़ करेंगे तो मैथियस स्क्लेडियन आए और थियोडर शॉन आए, जिन्होंने लाइक ये हम बताया कि बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, बट दे कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। ओके, उसके बाद फिर हमारे आए रुडोल्फ वर्चाउ, जो कि उन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट दी, ओमनी सेलुला ई सेलुला, विच मीन्स न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो फिर इसके बाद हमारा पोस्टुलेट आ गया सेल थ्योरी का, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। एंड सेकेंड पोस्टुलेट इज दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एंड वायरसेस सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इज ओवरव्यू ऑफ सेल। ओके, सेल का ओवरव्यू में हम लोग देखेंगे पहले तो बेस्ड ऑन शेप बहुत सारे डिफरेंट शेप्स के सेल होते हैं, एंड ये जो शेप है ये बेस्ड ऑन फंक्शन ऑफ सेल है कि सेल की फंक्शन क्या है, उस हिसाब से उसके शेप्स रहते हैं। तो पहले आते हैं हमारे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम लोग कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। इनकी शेप क्या होगी, तो राउंड एंड बाइकॉन्केव। डिफरेंट एंगल से देखेंगे तो इनका डिफरेंट शेप पता चलता है। एक तो राउंड हो गया एंड ये बाइकॉन्केव शेप का हो गया। सेकेंड हमारा है डब्ल्यूबीसीज, इनकी शेप होती है अमीबॉइड। एनसीईआरटी में बेटर डायग्राम्स हैं, वो लोग लास्ट में देखेंगे ही। ये कुछ इस तरह के शेप के होते हैं। थर्ड जो हमारा सेल है कॉलमनार, एपिथेलियल सेल्स। ये होते हैं लॉन्ग एंड नैरो। ऐसे सेल्स होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, थोड़े नैरो होते हैं, और ये इनका न्यूक्लियस होता है। इसके बाद आते हैं हमारे नर्व सेल्स। इनकी शेप होती है, एक तो ये लॉन्ग होते हैं एंड ब्रांच्ड भी होते हैं। तो ये ऐसे होते हैं कुछ। ध्यान में रखना है कि ये लॉन्ग सेल्स होते हैं, लार्ज नहीं। नेक्स्ट जो इसके बाद नर्व सेल्स के बाद आते हैं वो आते हैं ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स का जो शेप होता है ये इलोंगेटेड होते हैं। ओके, कुछ ऐसे होते हैं ये। इसके बाद जो नेक्स्ट सेल है वो होते हैं मीज़ोफिल सेल्स। इनकी शेप होती है राउंड एंड ओवल, एंड ये कुछ ऐसे होते हैं। तो हमने जो
शेप्स के बेसिस पे देखा, इतने सारे इस टाइप के सेल हैं। अब साइज़ के बेसिस पे देखेंगे कौन कौन से सेल्स हैं। ओके, तो साइज़ सबसे पहले तो होता है लार्जेस्ट सेल। ओके, लार्जेस्ट सेल जो होता है वो होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एंड लॉन्गेस्ट सेल वो होता है नर्व सेल। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल, लार्जेस्ट सेल, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ओके, देन हमारा आता है स्मॉलेस्ट सेल। ये है माइकोप्लाज्मा, जिसकी साइज़ होती है 0.3 माइक्रोमीटर। बट हमारे एक NCERT के डायग्राम में एक PPLO भी दिया हुआ है जिसकी साइज़ होती है 0.1 माइक्रोमीटर। देखो टेक्स्ट में तो ये लिखा हुआ है कि माइकोप्लाज्मा इज़ द स्मॉलेस्ट, बट एक डायग्राम बना हुआ है उसमें PPLO की साइज़ ये दी हुई है। PPLO इज़ प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ओके, देन इसके बाद आता है हमारा टिपिकल बैक्टीरियल सेल। इनकी साइज़ होती है 1 to 2 माइक्रोमीटर। Then again we have bacterial cell जिनकी साइज़ होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो ये सारे जो डेटा हैं इनको अच्छे से याद कर लेना है। ओके, सिंपल है, ज़्यादा टफ तो नहीं है, बट ये 2-3 बार याद करने, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा ये। फिर बैक्टीरियल सेल के बाद हमारा आता है यूकैरियोटिक सेल। इनकी जो साइज़ है ये है 10 to 20 माइक्रोमीटर। देन वी हैव RBCs, इनका जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर्स का होता है। देन वायरसेस, इनका साइज़ होता है 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। हमने ये कर लिया। सेल्स के जो डिफरेंट सेल्स थे वो शेप के बेसिस पे भी हमने कर लिया, RBCs, WBCs एंड ऑल, एंड हमने साइज़ के बेसिस पे भी कर लिया। बस ये ध्यान में रखना कि लार्जेस्ट सेल जो है वो एग ऑफ स्ट्रिच है, बट लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। देन नेक्स्ट टॉपिक है, सेल्स को हमने डिवाइड करा है प्रोकैरियोटिक सेल पे एंड यूकैरियोटिक सेल में। ओके, एंड ये हमने मेनली डिवाइड किया है कि न्यूक्लियस जो है हमारा मतलब वो मेम्ब्रेन बाउंड है या नहीं है। ओके, तो इसमें प्रोकैरियोटिक में हम लोग देखेंगे तो ये 2 वर्ड से बना हुआ है। सबसे पहले तो जानेंगे कैरियोटिक वर्ड जो है वो आता है कैरियन से, विच मीन्स न्यूक्लियस, एंड प्रो में देखेंगे तो प्रो मीन्स प्रीमिटिव। ओके, तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल का क्या मतलब है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ओके, तो फिर इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ऐप से ये न्यूक्लियस नहीं है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं है। तो लिखेंगे हम लोग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट। ओके, ऐसे यूकैरियोटिक में हम लोग लिखेंगे यू मीन्स ट्रू, कैरियोटिक कम्स फ्रॉम द वर्ड कैरी ऑन विच मीन्स न्यूक्लियस, तो ट्रू न्यूक्लियस। तो इसमें हम लोग लिखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट
और प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने देखा है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब भी एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, एंड सिंस इसमें कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं है तो सेल का कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता, मतलब सेल सिंपल सा सेल है, बस साइटोप्लाज्म होगा एंड ऑल। तो नो कंपार्टमेंटलाइजेशन, ओके। और ऐसे यूकैरियोट में देखेंगे तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट है। सिंस इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं तो इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा, विच मीन्स एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, ओके। अब हम लोग बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। हमने पहले ऊपर में देखा था ना कि सेल का टिपिकल स्ट्रक्चर जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये जिसको इनक्लोज करता है, दिस वन इज साइटोप्लाज्म, ओके। तो हम लोग बात करेंगे अब साइटोप्लाज्म की। तो ये तो पहले दोनों में ही होता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। तो लिखेंगे फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ओके। एंड ये है एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ओके। एंड एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखी हुई है इसके बारे में कि ये है मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ओके। साइटोप्लाज्म के बाद हमारा आता है एक ऑर्गेनेल है विच इज़ वो होता है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो होता है वो दोनों में ही प्रेजेंट होता है, एक तो पहला तो प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, बट ये जो है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है and it is present in both prokaryotes and यूकैरियोट्स, ओके। प्रोकैरियोट्स में देखें तो राइबोसोम्स जो है हमारे वो बस साइटोप्लाज्मिक प्रेजेंट, ओके। बट अगर बात करें यूकैरियोट्स की तो इसमें साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट होंगे ही, प्लस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं एंड क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं, ओके। प्रोकैरियोट्स में बस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, बट यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म प्लस आरईआर प्लस माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट इन सब जगह भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। एंड राइबोसोम्स जो हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं। अब यहाँ पे एक नोट लिखते हैं इसको लेके कि एनिमल सेल्स जो होते हैं उनमें एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, वो होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल
प्रेजेंट होता है, जो कि होता है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है वो हमारा सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, हेल्प्स इन सेल डिवीज़न। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हम लोग जो भी किए हैं आज उसकी NCERT रीडिंग करेंगे। तो when you look around you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself what is it that makes an organism living, or what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has. Inanimate things जो होते हैं यहाँ पे mainly non-living things को ही बोला गया है. The answer to this is the presence of the basic unit of life, the cell, in all living organisms. Next is all organisms are composed of cells. Some are composed of a single cell and are called unicellular, while others like us composed of many cells are called multicellular. Okay, ये सारा हमने कर रखा है, बट फिर भी एक बार रीडिंग कर लेते हैं इसकी. Unicellular organisms are capable, first is independent existence, and they perform essential functions of life. And ये जो मैंने लाइन बोला था कि anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. Okay, तो इससे ये प्रूफ होता है कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. देन हमारे आए थे एंटोन वॉन लीवेनहुक, जिन्होंने फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइफ सेल. रॉबर्ट ब्राउन बाद में डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. ओके, और बाद में जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का इम्प्रूवमेंट हुआ और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बने, तो उससे हमारे सारे जो सेल के स्ट्रक्चर हैं वो दिखने लगे. देन हमारे पास आता है सेल थ्योरी. सेल थ्योरी में हमने बात की थी दो साइंटिस्ट की पहले. 1838 मैथेसिस क्लियडेन, जर्मन बॉटनिस्ट थे ये. इन्होंने प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व किया एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म्स टिश्यूज ऑफ द प्लांट. उसी के एक साल बाद 1839 में थियोडर शॉन आए. ओके, ये दोनों जर्मन थे. ये वो बॉटनिस्ट थे, ये zoologist हैं. इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स को स्टडी किया और पता चला इन्हें कि थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, वो सारे सेल में थे. उसके बाद फिर इन्होंने प्लांट टिश्यूज़ पे भी अपनी स्टडीज़ की. उससे पता चला कि सेल वॉल इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स. ओके, और इसके बाद इन्हें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शॉन ऑन दिस बेसिस शॉन प्रोपोज्ड द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. ओके, देखो उसके बाद फिर इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि स्क्लीडन एंड शॉन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी. दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड. उसके बाद फिर आए हमारे रुडोल्फ वर्चाउ, जो कि पहले जो फर्स्ट थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड करते हैं एंड न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला. उसके बाद फिर इनके मॉडिफिकेशन के बाद सेल थ्योरी जो हमने आज पढ़ते हैं उसके दो पोस्टुलेट्स हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. एंड सेकेंड पोस्टुलेट इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. उसके बाद फिर हम लोग ओवरव्यू ऑफ सेल पे देखेंगे. So you have earlier observed cells in an onion peel and or human cheek cell under the microscope. Let's recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall. क्योंकि ये plant cell है तो cell wall होगा ही outer boundary पे. And just within it is the cell membrane. Human cheek cell में cell wall नहीं होगा, तो human cheek cell have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. Okay, this nucleus contains the chromosomes, which in turn contain the genetic material DNA. Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane bound nuclei are prokaryotic. Okay, वही हम लोग बात किए कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो होगा उसमें जिसमें प्रेजेंट होगा उसको यूकैरियोटिक बोलेंगे, एंड जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा उसको प्रोकैरियोटिक बोलेंगे. और देखो, in both prokaryotic and eukaryotic cells, semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. ये भी हमने कर रखा है.
साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, ओके। और इसी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल्स को लिविंग स्टेट में रखने के लिए। सेल्स के अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे मैंने बोला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोक्रो बॉडीज़ एंड वैक्यूल्स, ये सब होते हैं जो कि हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ओके। फिर हम लोग बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल सेल्स, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast in plants and mitochondria and on rough ER. ओके, ये जो बात हो रही है ये हमारे यूकैरियोटिक सेल के बारे में हो रही है, ओके। फिर आता है एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन, जो कि मैंने तुम्हें नोट्स में लिखवाया है। Cells differ greatly in size, shape and activities. For example, mycoplasma, smallest cell, 0.3 micrometer in length. Okay, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है mycoplasma is the smallest cell. While bacteria could be 3 to 5 micrometer. The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. Among multicellular organisms, human red blood cells are about 7 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the longest cells. Cells also vary greatly in their shape. अब सेल्स शेप में भी वैरी करते हैं, वो डिस्क लाइक हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, कॉलमनार, क्यूबॉइड हो सकते हैं, थ्रेड लाइक हो सकते हैं और इवन इरेगुलर भी हो सकते हैं। एंड शेप सेल की जो शेप होती है वो उस पर डिपेंड करता है कि उनका फंक्शन क्या है, ओके। आज के लिए इतना ही, देन हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल। इसका आंसर क्या होगा? एंटोन वॉन लीeuwenhoek, ओके। इसको इरेज करके देखते हैं, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। सेकेंड क्वेश्चन इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज। टिश्यू तो है नहीं, ऑर्गन है नहीं, सेल है हमारा, ऑप्शन सी, ओके। तो आंसर अब देखते हैं, ओके वेट, इरेज सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सेल थ्योरी ऑल सेल अराइज फ्रॉम सेल सैप, साइटोप्लाज्म, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यूक्लियस। मॉडर्न सेल थ्योरी रुडोल्फ वर्चाउ ने जो बोला था वो क्या था? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो आंसर इसका सी होना चाहिए, ओके। तो देखो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एंड इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रोकैरियोट्स में होता नहीं है, गोल्जी भी नहीं होता, लाइसोसोम भी नहीं होता, बस राइबोसोम होता है, और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी है एंड दोनों में प्रेजेंट है ये। तो इसका आंसर 4 का बी होगा, देखो 4 का बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल सेल्स पोजेस विच एडिशनल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल दैट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ओके। तो ये हमने करा था कि ये सेंट्रोसोम है, ओके। तो 5 का आंसर इज बी, 5 का आंसर इज बी। सिक्स्थ क्वेश्चन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। Unicellular organism can perform all essential functions of life. True. Anything less than a complete cell cannot ensure independent living. तो assertion भी true है, reason भी true है, and ये correct explanation है, तो इसका आंसर A होना चाहिए। तो 6 का आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion इज यहाँ पे ये है, टाइपो है, ये रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस एंड रीजन इज रॉबर्ट ब्राउन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सेल। assertion तो सही है कि रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, बट रीजन इज रॉन्ग। तो assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो 7 का सी होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion इज राइबोसोम्स आर फाउंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्रू। रीजन इज राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। फॉल्स। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो इसका सी ऑप्शन होना चाहिए। वेट, 8 का सी करेक्ट आंसर। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग है, ओके। तो
रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था A का 2। पहले हम लोग देखेंगे कि A का 2 किस किस में है। तो A का 2 हमारा A में भी है एंड C में भी है। ओके, देन हम लोग B देखेंगे। रुडोल्फ वर्चाउ, इन्होंने बोला था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो हम लोग देखेंगे B का 4 किस में है। A का 2 इसमें था, B का 4 एक में ही है। तो हमें अब सारा ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल गया कि 9 का A है, बट फिर भी हम लोग सारे ऑप्शंस को अब देख लेंगे अभी। तो स्लीडिंग एंड शॉन ने क्या दिया था, सेल थ्योरी दिया था। एंड लीवेनहुक ने क्या दिया बोला था, फिर लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था इन्होंने। तो इससे हमें पता चल गया कि 9 का आंसर इज़ A। देखो 9 का आंसर A है यहाँ पे। ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। एक और मैच द फॉलोइंग है, ये शेप से रिलेटेड है। तो हमें पता है अमीबॉयड शेप जो होता है वो WBC का होता है। तो C का थर्ड ऑप्शन 2 में है, AB में भी है एंड B में भी है। अब हम लोग देखेंगे न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन होते हैं हमारे ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। B का 1 किस में है, B का 1 A में ही है, आंसर A होना चाहिए। बट हम लोग और भी देख लेते हैं। RBC राउंड एंड बाइकॉनकेव होते हैं एंड कॉलमनार एपिथेलियम जो होते हैं वो लॉन्ग एंड नैरो होते हैं। तो 10 का आंसर इज़ A। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं 10 का A है। 11th नंबर क्वेश्चन इज़ विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ये ध्यान में रखना है कि कौन से, ये करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। ओके, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शंस को पढ़ेंगे पहले। DNA is present in chromosomes, true. साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये भी ट्रू है। प्रोकैरियोटिक सेल्स पोजेस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, फॉल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब ये है कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस, तो मेम्ब्रेन बाउंड कैसे हो सकता है ये। तो हमारा आंसर इज C, पर फोर्थ ऑप्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। राइबोसोम्स अकर इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन 11 इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज C। तो हमारा आंसर भी C होगा, 11 का C। उसके बाद फिर आता है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एक गॉफन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एक, 12 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पूछा है, हमें पता है कि राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। तो जिसमें थर्ड ऑप्शन है वो तो क्या, तो C हमारा हो नहीं सकता, D भी नहीं हो सकता, 1 2 दोनों में कॉमन है। हम लोग फोर्थ को देखेंगे लाइसोसोम्स, जो कि आगे पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड है। तो ऑप्शन इज A। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट। प्लांट सेल सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल सेल वॉल प्रेजेंट नहीं, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, ट्रू। हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट, तो दिस कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, ऑप्शन C 14 का C सही है। देख लेते हैं एक बार इसका आंसर, 14 का C सही है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच साइंटिस्ट मॉडिफाइड द सेल थ्योरी बाय स्टेटिंग दैट न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये थे हमारे रुडोल्फ वर्चाउ। तो 15 का C, 15 का C।